गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम सेक्शन 17, 18 और 19 ऑफ यूपी रेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 16 तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था सेक्शन 16, उसको डिटेल में देखा था। प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन। सेक्शन 17, 18 और 19 ये मेंस के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्री में यूपीएचएस का जो यूपीएचएस में प्री में भी पूछा जाता है यूपी रेंट एक्ट, तो वहां पे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। आइए देखते हैं ये तीन सेक्शंस क्या हैं, छोटे से सेक्शंस हैं, और इन तीन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। सेक्शन 17 कहता है कंडीशंस ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। जैसे सेक्शन 16 अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, सेक्शन 16 बात करता है अलॉटमेंट ऑर्डर एंड रिलीज ऑर्डर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये दोनों ऑर्डर, कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 16 में, उनमें ये ऑर्डर इशू करता है। अब आते हैं, देखते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर को इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17। वेयर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपको याद होगा 16 में अलॉटमेंट ऑर्डर कौन इशू करता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इशू करता है, तो उसी के रेफरेंस में, उसी के फर्दरेंस में यहाँ पढ़ेंगे। वेयर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिसीव्स an intimation under subsection 1 of section 15 of the vacancy or expected vacancy of building, any allotment order in respect of that building shall be made and communicated to the landlord within 21 days। यही प्री का क्वेश्चन है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन। तो सेक्शन 15 अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर कोई बिल्डिंग खाली होती है या खाली होने वाली है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, उसका इंटीमेशन भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, लिखा है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट इंटीमेशन, जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन पता चलेगी, मिलेगी, उसके 21 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अलॉटमेंट ऑर्डर इशू करना है और कम्युनिकेट भी कर देना है लैंडलॉर्ड को। अलॉटमेंट ऑर्डर याद हो अगर आपको, तो अलॉटमेंट ऑर्डर का मतलब क्या है सेक्शन 16 में, कि जो भी लैंडलॉर्ड जिस व्यक्ति को कहता है कि भैया वो इस व्यक्ति को एज ए टेनेंट अपनी बिल्डिंग में रखना चाहता है, उस व्यक्ति के फेवर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलॉट कर देगा बिल्डिंग को। या अगर वो वहां नहीं कर पाता है तो अपनी मर्जी से कर देगा किसी व्यक्ति को, जो भी उसको सुटेबल पर्सन लगता है। तो 21 दिन के भीतर, जिस दिन इंटीमेशन रिसीव हुआ, उसके 21 दिन के भीतर अलॉटमेंट ऑर्डर इशू कर देना है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। एंड वेयर नो सच ऑर्डर इज सो मेड और कम्युनिकेटेड विद इन द सेड पीरियड, द लैंडलॉर्ड मे इंटीमेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द नेम ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस, and thereupon the district magistrate shall allot the building in favor of the person so nominated। अब 21 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बता पाता है या अलॉटमेंट ऑर्डर इशू नहीं कर पाता है, अलॉटमेंट ऑर्डर इशू करता है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, मतलब फेल कर जाता है अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना काम करने से, तो लैंडलॉर्ड के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपनी चॉइस बताए कि वो एज ए टेनेंट किसको रखना चाहता है, अगर कोई है तो, और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अलॉट कर देगा मकान। बट एक यहाँ पे एक आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, अनलेस फॉर स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ही अलॉट्स इट टू एनी अदर पर्सन विद इन 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सच नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन, जो जब 21 दिन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलॉट नहीं कर पाता है वो बिल्डिंग किसी को, तो आगे हमने पढ़ा है ना कि 21 दिन के बाद लैंडलॉर्ड क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक अपनी तरफ से कोई नॉमिनेशन भेज देगा, अपनी तरफ से कोई नाम भेज देगा कि भैया आप नहीं कर पा रहे, मेरी तरफ से इनको एज ए किराएदार रख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा, अगर सुटेबल लगेगा, तो उस नॉमिनेटेड पर्सन को अलॉट कर देगा बिल्डिंग। अदरवाइज अगर उसके पास स्पेशल रीजन है, एडिक्वेट रीजन है कि उस पर्टिकुलर नॉमिनेटेड पर्सन को एज अ टेनेंट वो बिल्डिंग अलॉट क्यों नहीं की जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली रीजंस बताएगा, और उसके साथ में जो नॉमिनेशन है उसके रिसीव होने के 10 days के भीतर किसी और व्यक्ति को
वो बिल्डिंग अलॉट कर दे। तो क्लॉज 1 में हमने पढ़ा कि जब इंटीमेशन खाली होने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीव हो जाएगा, तो उसके 21 दिन के भीतर वो अलॉटमेंट ऑर्डर इशू करेगा, किसी व्यक्ति को किराएदार उस पर अपॉइंट कर देगा। अगर 21 दिन के भीतर नहीं कर पाता है तो लैंडलॉर्ड अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा किसी व्यक्ति को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को भी बिल्डिंग एज ए टेनेंट अलॉट कर सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल रीजन है, एडिक्वेट रीजन है, तो नॉमिनेशन रिसीव होने के 10 डेज के भीतर वो किसी थर्ड व्यक्ति को वो बिल्डिंग एज ए टेनेंट अलॉट कर देगा। हाँ, रीजंस वो अपने जरूर देगा लैंडलॉर्ड को कि उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को वो अलॉट क्यों नहीं कर रहा मकान। प्रोवाइजो दिया हुआ है, provided that where the landlord has made an application under clause B of subsection 1 of section 16 for the release of the whole or any part of the building or land appendant thereto in his favor, the said period of 21 days shall be computed from the date of decision on that application। ये रिलीज ऑर्डर की बात कर रहा है। जब लैंडलॉर्ड सेक्शन 16 क्लॉज 1 आपको याद हो, तो लैंडलॉर्ड को अगर जरूरत है अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए, जो भी ग्राउंड्स हमने सेक्शन 16 में देखे थे, तो मकान को अपने लिए रिलीज करवा सकता है। तो अगर रिलीज ऑर्डर इशू करवाने के लिए इंटीमेशन या एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को मिली हुई है, तो उसमें भी जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके 21 दिन के भीतर रिलीज ऑर्डर इशू करना है। वो वही बता रहे कि वो 21 दिन कब कौन सी डेट से काउंट किया जाएगा। shall be computed from the date of decision on that application। जिस दिन उस एप्लीकेशन पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिसीजन ले लिया, उससे 21 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंटीमेट कर देना पड़ेगा कि भैया रिलीज ऑर्डर आपके फेवर में इशू हुआ है या नहीं हुआ है। मैं फिर से बता दूं, जिस दिन उस रिलीज एप्लीकेशन पे डिसीजन लिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उसके 21 दिन के भीतर उसको लैंडलॉर्ड को इंटीमेट कर देना पड़ेगा। or where an application for review or an appeal is filed against such decision from the date of decision on such application or appeal। अब ये सेकंड सिचुएशन बता रहे कि सपोज करो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिलीज ऑर्डर इशू नहीं किया, लैंडलॉर्ड चला गया अपील में या रिव्यू में चला गया। तो जिस दिन और एपीलेट अथॉरिटी या जो रिव्यू अथॉरिटी उसने लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो जिस दिन एपीलेट अथॉरिटी या रिव्यू अथॉरिटी का डिसीजन आएगा उससे 21 दिन के भीतर इंटीमेट करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड। ये बेसिकली टाइम पीरियड 21 डेज का कब से काउंट किया जाएगा, प्रोवाइजो वही बताता है। क्लॉज 2 कहता है वेयर ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग एज एन ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। बिल्डिंग का कोई पार्ट लैंडलॉर्ड के पास है रेजिडेंशियल पर्पसेस का मतलब वो या तो खुद रह रहा है या उसके परिवार का कोई रह रहा है बिल्डिंग के किसी पार्ट, or is released in his favor under clause B of subsection 1 of section 16 for residential purposes। या बिल्डिंग का कोई पार्ट सेक्शन 16 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया गया। दोनों में से कोई भी सिचुएशन, या तो ऑलरेडी लैंडलॉर्ड रह रहा है बिल्डिंग के किसी पार्ट में, बिल्डिंग कौन सा जो किराए पे उठाया जाना है या उठाया गया है, उसके किसी पार्ट में लैंडलॉर्ड ऑलरेडी रह रहा है, या लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया गया है वो बिल्डिंग का पार्ट। द अलॉटमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट thereof under clause A of subsection 1 shall be made in favor of a person nominated by the landlord। तो बाकी का जो खाली पार्ट है उस पे किराएदार कौन होगा, लैंडलॉर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होगा। उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने चॉइस अपना ओपिनियन अपना पिक उसमें नहीं रख सकता। रीजन क्या है कि देखो वो बिल्डिंग है ना, एक ही बिल्डिंग है वो, उसके एक पार्ट में लैंडलॉर्ड रह रहा है। अब एक पार्ट में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो लैंडलॉर्ड जिसको नहीं जानता या लैंडलॉर्ड प्रेफर नहीं कर रहा या कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक्ट का काम प्रॉब्लम क्रिएट करना बिल्कुल नहीं है। एक्ट का काम है हारमोनियसली आप एक साथ रहें। अगर ऐसे बिल्डिंग है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों रह रहे हैं, या उसके पार्ट पार्ट में आधे पार्ट में टेनेंट रह रहा है आधा पार्ट में लैंडलॉर्ड रह रहा है, तो प्रेफर यही करो कि टेनेंट वो हो जिसे लैंडलॉर्ड ने चूज किया है, जिसे लैंडलॉर्ड ने पिक किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्डिंग के किसी पार्ट में लैंडलॉर्ड रह रहा है या उसके फेवर में रिलीज हुआ है, तो इस ऐसे में टेनेंट या किराएदार वही व्यक्ति होगा जिसे लैंडलॉर्ड ने चूज किया है। एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है? वेयर ए बिल्डिंग इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस adjoins whether horizontally or vertically the building sought to be allotted। ये वही बता रहा है कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें लैंडलॉर्ड किसी पार्ट में रह रहा है या उसके फेवर में रिलीज हुआ है और उसके दूसरे पार्ट में टेनेंट रह रहा है, तो कब माना जाएगा ये? एंड देयर इज अ कॉमन एंट्रेंस और a common passage for both the buildings। दोनों बिल्डिंग में या दोनों पार्ट में जाने के लिए कॉमन एंट्रेंस है या कॉमन पैसेज है, और the two buildings share a sanitary conveniences और other amenities not being electric connection। बाकी के भी जो सैनिटरी कन्वीनियंसेस हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम सिस्टम है, या जो बाकी के भी एमिनिटीज हैं, वो कॉमन ही है। तो क्या कहा जाएगा? then notwithstanding that the two buildings are independently fit for residential purposes, they shall be deemed to be part of each other for the purpose of subsection। एक दूसरे का पार्ट, अब जैसे मोटर एक ही है, बिल्डिंग अलग अलग है, मोटर दोनों का एक ही है, पानी की टंकी एक ही है, तो पता चला कि अगर जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के प्रेफरेंस का नहीं है, उसके चॉइस का नहीं है, तो हर दूसरे दिन वो पानी के लिए लड़ रहे हैं, पानी की टंकी के लिए लड़ रहे हैं, या जो दूसरी सुख सुविधाएं हैं, गेट वेट एक ही है उनका, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर बिल्डिंग्स मान लो अलग अलग हैं या उनके पार्ट अलग अलग हैं, जिसमें आधे में लैंडलॉर्ड रह रहा, आधे में किराएदार रह रहा है, बट एंट्रेंस कॉमन है या पैसेज कॉमन है, लॉबी कॉमन है, या जो सुख सुविधाएं उस बिल्डिंग को यूज करने के लिए दी गई हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पानी का मोटर मोटर का मोटर या पानी की टंकी या दूसरी चीजें, वो सब कॉमन है, तो माना जाएगा दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे का पार्ट ही है, और जो किराएदार आएगा वो लैंडलॉर्ड के चॉइस का ही आएगा। ये सब प्री के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। मेंस में शॉर्ट नोट्स में हो सकता कभी आ जाए एक दो नंबर, लेकिन प्री में आने के चांसेस इनके ज्यादा है। सेक्शन 18 बात करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट और रिलीजियस सेक्शन पूछा जाता है प्री में। अलॉटमेंट ऑर्डर और रिलीज ऑर्डर के खिलाफ अपील में कौन से सेक्शन में जाएंगे? तो सेक्शन 18 में जाते हैं। देखो पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 16 और 19 whether made before or after the commencement of this act। साफ साफ कह दिया, बार कर दिया कि सेक्शन 16 और सेक्शन 19 में जो भी ऑर्डर किया गया है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। प्री का क्वेश्चन है। सेक्शन 16 और 19 में जो भी ऑर्डर किया गया है उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी अपील नहीं किया जा सकता। बट अब ऑब्वियसली कोई पर्सन अगर अग्रीव्ड हो गया तो उसके पास कुछ तो रेमेडी आप देंगे ना उसको। आइए देखते हैं वो रेमेडी क्या है। बट एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय फाइनल ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शंस में विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर प्रेफर a revision to the district judge on any one or more of the following grounds। ये grounds है। तो अपील के लिए तो साफ साफ मना कर दिया कि सेक्शन 16 और 19 में जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। बट जो अग्रीव्ड पार्टी है वो ऑर्डर आने के 15 दिन के भीतर, देखो ये सब प्री के क्वेश्चन है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है या सर्कल किया है, ऑर्डर आने के 15 दिन के भीतर रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज को लगाएगा इन ग्राउंड्स पे। रिवीजन एप्लीकेशन लगा सकता है वो ऑर्डर आने के 15 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज को लगाएगा। ध्यान रखेंगे ग्राउंड्स क्या हैं? दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन हिम बाय लॉ। कोई ऐसा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यूज किया है जो लॉ उसको देता ही नहीं। जब वो रिलीज ऑर्डर या अलॉटमेंट ऑर्डर इशू कर रहा था या सेक्शन 19 में जब वो ऑर्डर इशू कर रहा था, तो उसने जो पावर एक्सरसाइज किया है वो लॉ उसको नहीं देता।
आप अपनी पावर से एक्सीड कर रहे हैं, अपने का जो काम आपको जो ड्यूटीज दी गई हैं उससे ज्यादा, उससे आगे बढ़ के आप काम कर रहे हैं, इन ग्राउंड्स पे रिवीजन एप्लीकेशन लग सकता है। दूसरा, दैट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन वेस्टेड इन हिम बाय लॉ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो पावर दिया गया है लॉ के द्वारा, वो पावर इस्तेमाल नहीं किया, फेल कर गया वो जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने में, इस ग्राउंड पे रिवीजन एप्लीकेशन लग सकती है। एंड थर्ड, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज जुरिसडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी। जो पावर उसको दिया गया है, जो जुरिसडिक्शन उसको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वही पावर, वही जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया, बट इलीगली किया है, या कोई इरेगुलरिटी थी, मटीरियल इरेगुलरिटी थी। इन तीन ग्राउंड पे आप रिवीजन एप्लीकेशन 15 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज को लगा सकते हैं। The revising authority, district judge, may confirm or assign the final order made under subsection 1, or may remand the case to the district magistrate for rehearing, and pending the revision, may stay the operation of such order on such terms as it may think fit। कॉमन सेंस वाली बात है। डिस्ट्रिक्ट जज को जब आप रिवीजन एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो क्या क्या कर सकता है यही बता रहा है। तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया उसी को कंफर्म कर देगा, या उसको रिसाइन कर देगा, पलट देगा, या तो केस को फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिमांड कर देगा, वापस दे देगा कि आप इसको फिर से रीहियर करिए, और जब तक रीहियरिंग चल रही है तब तक जो पुराना पहला ऑर्डर था उस पर स्टे लगा देगा कि इसको एग्जीक्यूट मत करो। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? द पावर टू रिसाइन द फाइनल ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन shall not include the power to pass an allotment order or to direct the passing of an allotment order in favor of person different from allottee mentioned in order under revision। ये सिंपल सा ये कह रहा है कि जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है, अगर वो रिसाइंड करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को, तो रिसाइंड करते समय वो किसी दूसरे व्यक्ति को मकान अलॉट नहीं कर सकता। लिखा है ना, shall not include power to pass an allotment order or to direct the passing of an allotment order in favor of a person different from the allottee। अलॉटी के अलावा किसी और व्यक्ति के फेवर में बिल्डिंग को अलॉट नहीं किया जा सकता। कब? जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 16 में, उसको रिसाइंड किया जा रहा हो, तब अलॉटमेंट का काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्लॉज 3 कहता है वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 16 और 19 इज रिसाइंड, the district magistrate shall, on an application being made to him on that behalf, place the parties back in the position which they would have occupied, but for such order or such part thereof as has been rescinded, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary। अब ऑर्डर रिसाइन कर दिया गया, वो जो अलॉटमेंट ऑर्डर था या रिलीज ऑर्डर था उसको पलट दिया गया, तो जब पलट दिया गया तो पार्टीज अपनी पुरानी पोजीशन में फिर से आ जाएंगी। ऑर्डर आने से पहले जिस पोजीशन में पार्टीज थी, वो अलॉटमेंट ऑर्डर या रिलीज ऑर्डर आने से पहले जिस पोजीशन में पार्टीज थी, उसी पोजीशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन्हें फिर से रख देगा। और उस पोजीशन में रखने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई पावर यूज करना पड़ा, कोई फोर्स यूज करना पड़ा, तो वो भी फोर्स यूज कर सकता है। मैं एक बार फिर से क्लॉज 3 बता दूं, तो अगर रिसाइंड किया गया है, ऑर्डर को खत्म कर दिया गया, अलॉटमेंट ऑर्डर या रिलीज ऑर्डर को पलट दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? अलॉटमेंट ऑर्डर या रिलीज ऑर्डर आने से पहले पार्टीज जिस पोजीशन में थी उनको उसी पोजीशन में वापस से रख देगा, और उस पोजीशन में वापस रखने के लिए अगर किसी तरीके का कोई नेसेसरी फोर्स यूज करना है तो वो नेसेसरी फोर्स भी यूज कर सकता है। सेक्शन 19 बात करता है रीअलॉटमेंट इन इवेंट ऑफ लैंडलॉर्ड अब्यूजिंग द रिलीज ऑर्डर। सेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिचुएशन क्या है कि लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया गया है बिल्डिंग को, तो रिलीज कर दिया गया तो आपको बिल्डिंग का पोजीशन तो ले लेना है ना, जिस जिस पर्पस के लिए आपने रिलीज करवाया है बिल्डिंग को, आपको उसी पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज करना है।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप रिलीज ऑर्डर को अब्यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? रीअलॉट कर दिया जाएगा उस बिल्डिंग को फिर से किसी किराएदार को। आइए देखते हैं क्या कहता है, कॉमन सेंस वाला है ये भी। Where a building or part thereof is released in favor of landlord under Section 16 or on revision under Section 18 on the ground that it was required by the landlord for occupation by himself or any member of his family or any person for whose benefit it was held by him or for objects of the trust of which he was trustee or on the ground that it was required for purpose of demolition and new construction and the landlord either puts or causes to be put to the occupation any person different from the person for whose occupation according to the landlord's representation it was required or permit any such person to occupy it or otherwise put it to any use other than the one for which it was released, or as the case may be, omits to occupy it within 1 month or such extended period as the district magistrate may, for sufficient cause, allow him from the date of his obtaining possession। तो ये देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये अब थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊं। तो सेक्शन 16 में रिलीज ऑर्डर लैंडलॉर्ड के फेवर में इशू हो गया, या सेक्शन 18 में रिवीजन करने के बाद जो रिवीजनल अथॉरिटी थी डिस्ट्रिक्ट जज, उसने लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया। अब सेक्शन 16 अगर आप याद करेंगे तो उस सेक्शन 16 में ग्राउंड्स थे कि किन ग्राउंड्स पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिलीज ऑर्डर इशू करेगा। तो उसमें क्या था कि अगर लैंडलॉर्ड को खुद रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए या किसी और व्यक्ति के लिए चाहिए, या मकान जो है वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है तो उसको वो डिमोलिश करके फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, या ट्रस्ट पर्पस के लिए है, यही सब था। तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि इन ग्राउंड्स में से जिस भी ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज किया है और लैंडलॉर्ड फेल कर जाता, फेल कर जाने का मतलब जिस व्यक्ति के लिए लैंडलॉर्ड ने रिलीज करवाया था वो व्यक्ति को ना रख के किसी और व्यक्ति को रखता है, या डिमोलिश नहीं करवाता, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, या ट्रस्ट पर्पस वाले में जिस पर्पस के लिए वो खाली करवाया था वो पर्पस को फुलफिल नहीं करता, या ऑर्डर आने के 1 महीने के भीतर पोजेशन नहीं लेता, या अगर टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है तो बिल्डिंग का पोजेशन नहीं लेता। The district magistrate may, for sufficient cause, allow from the date of his obtaining possession, or in case of building which was proposed to be occupied after some construction or reconstruction from the date of completion thereof, the district magistrate or the case may be the district। अब देखो यहाँ तक तो वही बता रहा है कि भैया फेल कर गया, जो भी रीजन था, अगर किसी 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 व्यक्ति को देने के लिए उसने रिलीज करवाया जो उसकी फैमिली मेंबर है, तो उस व्यक्ति को ना देके किसी थर्ड पर्सन को देता है, खुद 1 महीने के भीतर पोजीशन नहीं ले पाता, या बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा पाता, डिमोलिश नहीं करवा पाता, ट्रस्ट पर्पस के लिए अगर थी बिल्डिंग तो वो पर्पस फुलफिल नहीं करवा पाता, इस सारा कुछ है जिसमें भी वो फेल कर जाए, बेसिकली रिलीज ऑर्डर में जो कहा गया है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो क्या करेगा द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और एज द केस में भी द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन? जिसने वो रिलीज ऑर्डर इशू किया है, और डिस्ट्रिक्ट जज जब वो रिव्यू में जाता है तो उसके फेवर में डिस्ट्रिक्ट जज ने जजमेंट दिया है। On an application being made in that behalf within 3 months from the date of such act or omission। अब जो टीनेंट है वो एप्लीकेशन लगा देगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास। भैया देखिए, रिलीज ऑर्डर तो इसने अपने फेवर में इशू करवाया था, लेकिन ये रिलीज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, और एप्लीकेशन कब लगना है? जब फेल कर गया उसके 3 महीने के भीतर। जिस एक्ट या ओमिशन के द्वारा लैंडलॉर्ड फेल कर गया, रिलीज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसके 3 महीने के भीतर टीनेंट एप्लीकेशन लगाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज को, और उसमें दिखाएगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो रिलीज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, उसको ऑनर नहीं कर रहा। अब क्या होगा? मे आफ्टर गिविंग टू द लैंडलॉर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो भी चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट जज है,
डिसीजन देने से पहले, ऑर्डर देने से पहले लैंडलॉर्ड को बुलाया जाएगा और उसको सुना जाएगा कि भैया तुमने ऑनर क्यों नहीं किया, तुमने फॉलो क्यों नहीं किया रिलीज ऑर्डर को। रिवोक द ऑर्डर of release in whole or in part, and on such order being made, the district magistrate may treat the building or part as vacant and allot it as such। तो भाई अगर सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज लैंडलॉर्ड के रिप्लाई से, उसके आंसर से, तो रिलीज ऑर्डर को रिवोक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जब रिलीज ऑर्डर रिवोक हो गया तो वो बिल्डिंग वैकेंट मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी, और फिर उसके रिस्पेक्ट में अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन 17, 18 और 19, जो कि प्रिलिमिनरी के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया है। सेक्शन याद रखने हैं, वो टाइम पीरियड याद रखने हैं और अथॉरिटी याद रखनी है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जो हमारा है रेगुलेशन एंड एविक्शन, उसके ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much, everyone. Bye and take care.